गुड मॉर्निंग। हमने पिछली वीडियो में आपको पोषण या न्यूट्रिशन के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, स्पेशली पीएम बताया था, प्रोटीन एनर्जी मैल फंक्शन, जिसमें मैरास्मस और कौशलपुर नाम के दो हमारे शरीर में बच्चों के शरीर में मैल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसके बारे में बताया था। और इसी वीडियो में यही बताया था कैसे उसकी रोकथाम की जाती है। और आगे आपको हम बताएंगे इस बार विटामिन की कमी से क्या परेशानियाँ होती हैं, उनकी रोकथाम के तरीके, और उससे हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, या जो छोटा बच्चा होता है, वो कुपोषित बच्चा होता है, उसके शरीर पे क्या असर पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि विटामिन हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक विटामिन ऐसी होती है जो वाटर में सॉल्युबल होती है, पानी में घुल जाती है। एक विटामिन ऐसी होती है जो फैट में होती है, वसा में होती है। अब हम ऊपर से नीचे तक आपको बताते चले जाएंगे कि पहले विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, और विटामिन बी में ही अलग अलग तरह के उसकी सिस्टम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, B1, B2, B3, B6, B12, इस तरह की चीज़ें, कि इन सारे विटामिन की कमी से क्या क्या चीज़ें होती हैं और शरीर में कहाँ क्या असर पड़ता है, और एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल हम उसको किस हिसाब से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विटामिन ए। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, और विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो असर पड़ता है हमारी रोशनी पे, आँख के देखने की क्षमता पे, क्योंकि विटामिन उपकता यूतक या एपिथेलियल टिश्यू बनाता है और रेटिना के कार्य के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे डिफरेंस हो जाता है हमारी आँख की रेटिना पे, जो कमी से कई समस्याएं हो जाती हैं। जो पहली समस्या है उसको बोलते हैं सूक्ष्म छिपा या ज़ीरोफ्थैल्मिया, इंग्लिश में, हिंदी में छोड़ दीजिए, उसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया में ये होता है कि इसमें आपके कर्नकल जो हैं, जो आँख के अंदर वाले कोने होते हैं, उसके जो छोटे लाल उभार हो जाता है, जो गहरा हो जाता है, और कंजक्टिवाइट जो होती है उसकी चमक और गीला हो जाता है कंजक्टिवाइस आपका, और वो सूखा और झुर्रियाँ हो जाती हैं उसमें। तो इसको आँख के अंदर वाले कोनों पर स्थित लाल उभार रंग का गहरा हो जाता है, और नेत्र श्लेष्मा जिसको कंजक्टिव बोलते हैं, कि चमक और गीलापन चला जाता है और वो सूख जाती है। जो आपकी कंजक्टिव है आँख की, वो सूख जाती है। अब इसमें परिवर्तन क्या क्या आता है, चेंजेस इन कंजक्टिव। पहला सूखापन आ जाता है, दूसरा पारदर्शिता की कमी आ जाती है। जब पारदर्शिता कम हो जाती है तो हमें धुंधला दिखाई देता है, धीरे धीरे दिखाई वो देना बंद हो जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, और सामने की तरफ आँखों में रेड पिगमेंटेशन हो जाता है, लाल रंजकता बोलते हैं उसको, रेड पिगमेंटेशन। कॉर्निया सूख जाती है, आंखों में हमेशा जलन होती रहती है। अब बच्चों में प्रकाश की तीव्र असहनीयता हो जाती है, बहुत तेज लाइट बच्चे झेल नहीं पाते अपनी आंखों में, उनको ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में जलन हो रहा है। कॉर्निया में छेद हो जाता है, आइरिस प्रोलैप्स हो जाती है, आइरिस आपकी बैठ सकती है, गिर सकती है, प्रोलैप्स हो जाती है। दूसरा जो समस्या होती है उसको बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता कैसे है? नाइट ब्लाइंडनेस में जब रोशनी थोड़ी कम होती है, जब रोशनी थोड़ी कम होती है तो आपकी नेत्र श्लेष्मा के जो कोन और रॉड सेल्स होते हैं वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं। जब ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं, स्पेशली कॉर्निया के बाहर वाले भाग में, कॉर्निया के बाहर वाले भाग में ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं, और उन ब्लाइंड स्पॉट्स के बनने के कारण जो भी फोटोफोबिया हो जाता है, तेज रोशनी आंखों पे अगर डाली जाती है तो बच्चा सहन नहीं कर पाता, उसकी आंखों में जलन होती है, और रात के बाद एक समुचित रोशनी के बाद यदि कहीं धुंधला या छाया पड़ता है तो बच्चे को दिखाई देना बंद हो जाता है। तीसरी जो समस्या आती है उसको बोलते हैं कॉर्निया की दुर्बलता या मृदुकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया क्या होता है? कॉर्निया में घाव हो जाता है, कॉर्निया में पस जमा हो जाता है। चौथा आपका होता है फ्रायनोडर्मा। फ्रायनोडर्मा स्केल बन जाती है, त्वचा की जो परत होती है वो सांप या मेढक की तरह स्केल हो जाते हैं उस पर, और वो हनी लेयर, जैसे आपकी हनी कॉम आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्तों की तरह, उस तरह वो मधुमक्खी के छत्तों की तरह हनी कॉम वहाँ पे बन जाते हैं। त्वचा कांटेदार हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। अब ये चार प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहली ज़ीरोफ्थैल्मिया, दूसरी नाइट ब्लाइंडनेस, तीसरी आपका केराटोमलेशिया, चौथी फ्रायनोडर्मा। चारों समस्याएं किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। अब इस विटामिन ए की कमी का उपचार क्या होता है?
विटामिन ए की कमी का उपचार ये होता है कि हम अपने भोजन में उन चीज़ों को शामिल करें जिसमें रेटिनॉल पाया जाता है, विटामिन ए मिलता है। दूसरी चीज़ कि अगर गंभीर रोग है, अगर लोग जो भी चारों बीमारियां हैं उनमें से कोई एक हो गई है पहले से, तो उसके लिए आपको 10 दिनों तक विटामिन ए की 2 लाख आयु डोज का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन होता है। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन विटामिन ए का लगता है। कितने का लगता है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख आयु का इंजेक्शन लगता है। दूसरा, अगर जीरोथैल्मिया है तो वही चीज़ आप विटामिन ए की टैबलेट 5000 इंटरनेशनल यूनिट या आयु 5000 आयु पर केजी के हिसाब से बच्चों को दी जाती है। जितने बच्चे का वजन होता है उसके हिसाब से 5000 आयु के हिसाब से बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि भोजन में हमारे ऐसी चीज़ें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक हो गया, गाजर हो गया, पीले फल, अंडा, मक्खन, दूध, मछली का तेल, ये सारी जो चीज़ें हो गई इसको हम अपने खाने में यूज़ करें जिससे हमारे विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है वो ख़त्म हो जाए। और यदि ऊपर चारों बीमारियों में से कोई एक हो गया है तो उसका इलाज हम करा लें बिकॉज ऑफ द डोजेस, अदरवाइज हमको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरा विटामिन है विटामिन डी। इसको हम सन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये विटामिन एज सच नहीं मिलता, इसके कंपोनेंट मिलते हैं जो सूरज की रोशनी में हमारे शरीर में संश्लेषित होता है या उसका सिंथेसिस होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं रिकेट्स, हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, मांसपेशियां सूखने लगती हैं और कैल्सिफिकेशन होने के कारण, दोषपूर्ण कैल्सिफिकेशन होने के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कहीं हड्डी बड़ी हो जाती है, कहीं हड्डी छोटी हो जाती है, हड्डियों में लचीलापन बढ़ जाता है। इस कारण से, इसका कारण क्या है? पहली चीज तो आपके आहार में विटामिन डी की कमी होगी, जो भी बच्चा होगा जिसको विटामिन डी की कमी होगी। दूसरा, कैल्शियम और फास्फोरस का जो अब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा होगा। तीसरा, धूप में उसको ज़्यादा धूप नहीं मिल पा रही होगी। जब बच्चा छोटा होगा, सामान्य तौर पे आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो ये कहा जाता है मदर से या उनके परिवार वालों से कि आप बच्चे को धूप में लेके बैठिए कुछ समय के लिए, सुबह और शाम के टाइम जब लालिमा होती है तो वो लालिमा का जो रोशनी होती है उससे बच्चे की बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, विटामिन डी बनता है। तीसरा, रीनल रिकेट्स या वृक्की, या अगर आपको किडनी में कोई कारण है या कोई बॉडी पार्ट्स कुछ दिक्कत है तब आपका होता है। अब इसके लक्षण क्या हम पहचानेंगे कैसे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी है किसी की बॉडी में? पहली चीज तो चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। दूसरा, बच्चे के स्कैल्प पे और ललाट पे, ललाट के सामने वाला स्कैल्प के ऊपर, इस पे हमेशा पसीना आता रहता है। जो उसकी मांसपेशियां होती हैं, जो भी बच्चे की मांसपेशियां या मांस होता है वो पिलपिला हो जाता है, गुलगुला हो जाता है, जैसे पका हुआ आम गुलगुला हो जाता है उस तरह से। और उसके बाद श्वसन तंत्र में बार बार संक्रमण होता है, जिसको सांस के रोग, जुकाम, सर्दी और भी कई प्रकार के रोग, कफ, सीओपीडीज के रोग, वो कई प्रकार से उसको सांस के रोग होते रहते हैं। पाचन तंत्र में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, दांत उसके देर से उगते हैं, फ्रंटालिस देर से बंद होता है। फ्रंटालिस यहाँ पे छेद होता है, उसी फ्रंटालिस, उसको फ्रंटालिस बोलते हैं। तो वो फ्रंटालिस देर से बंद होता है जब छोटे बच्चे का। खोपड़ी की अस्थियों में लचीलापन रहता है। जो कपाल की हमारी हड्डियाँ होती हैं, ये कपाल की हड्डियाँ समय समय पे बिगड़ती बनती रहती हैं। बच्चे का डिस्फॉर्म हो जाता है, किसी का माथा आगे से निकला रहता है, किसी का साइड से निकला रहता है। तो वृद्धि में मंदता, मंदता मतलब कि ग्रोथ, जो उसकी ग्रोथ हो रही होगी वो ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाएगी, धीरे धीरे छोटी हो जाएगी और उसकी जो छाती होगी वो कबूतर की जैसी हो जाएगी, फूली हुई छाती हो जाएगी। पेट बच्चे का फूला हुआ हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि विटामिन ए की ड्रॉप्स आती हैं, वो भी इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप बच्चे की एज और वेट के हिसाब से उसको बैलेंस करके डोजेज हम उनको देते हैं। अति कैल्शियम रक्त का हाइपर कैल्सीमिया के प्रभावों को कम करने के लिए प्रेडनोसिल का उपयोग किया जाता है। प्रेडनोसिल एक टैबलेट होती है, उसका उपयोग किया जाता है बच्चे के ऊपर। सोडियम और पोटेशियम मिला हुआ उसको हम खाना देते हैं बच्चे को। रिकेट्स या विटामिन डी प्रतिरोधक प्रकार का सोडियम मोनो या सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड फॉस्फेट बच्चे को दिया जाता है कि उसके रिकेट्स की बीमारियां दूर हो सकें। तो ये विटामिन डी की कमी किस कारण होती है? हमको सूरज अच्छे से नहीं मिल पाता, हम खाना उस हिसाब से नहीं खाते हैं, धूप में हमारे को कोई और अधिक रोग हो जाता है या हमारे लीवर में कोई समस्या हो जाती है, कैल्शियम फॉस्फोरस अब्जॉर्ब नहीं हो पाता,
उस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होती है, और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसके उपचार हैं, वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और कम मात्रा में होने के कारण वसा का उपापचय या अवशोषण की कमी के कारण होता है। हमारे शरीर में जब हमारा फैट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है तब ये डिस्टर्ब हो जाता है विटामिन ई। कॉज क्या क्या होता है इसका? वो ऐसा बच्चा जो बहुत समय पूर्व पैदा हो गया हो, जिसको हम प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं, 7.5 महीने, 8 महीने, 8.5 महीने में उसका बर्थ हो गया हो, या नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे 9.9 मंथ्स, 1 वीक, 8 मंथ्स, 3 वीक्स में उसकी जन्म हुआ हो, मगर जन्म के समय उसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो। ऐसी स्थिति में उस बच्चे में विटामिन ई की कमी के पूरे लक्षण होते हैं। दूसरा, यदि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस समय उसका विटामिन ई की कमी का कारण होता है कि उसका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है। अब ये हम जानेंगे कैसे कि इस बच्चे को विटामिन ई की कमी है, तो उसको न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो जाएंगी, जैसे स्पायरोसेरेब्रल एक्सटेक्सिया हो जाएगा या मायोपैथिस हो जाएगी। उस बच्चे के तंत्रिका तंत्र में और मांसपेशी तंत्र में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। वो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगा, वो उठेगा तो चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा, उसको अपने बॉडी पार्ट्स पे कमांड नहीं रहेगा। दूसरा, उस बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, संवेदन क्षमता की कमी हो जाएगी बच्चे में। धड़ और हाथ पैरों में समन्वय की कमी होगी, बच्चा पाँव यहाँ रखेगा, पाँव उधर चला जाएगा, चलेगा किसी और साइड, वो दूसरी साइड चला जाएगा। बच्चे में हाइलामाइट एनीमिया हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, बच्चे में खून की कमी हमेशा बनी रहती है। फिर रेटाइनोपिलेमी या पेशीय दुर्बलता, बच्चे की मांसपेशी कमजोर हो जाएगी, रेटिनोप्लेजिया हो जाएगा, दोषयुक्त वाणी हो जाएगी, बच्चा रुक रुक के बोलेगा, हकला के बोलेगा, तोतला बोलेगा। सामान्य तौर पे छोटे बच्चे सारे तोतले बोलते हैं, बट 1.5 साल के होने के बाद बच्चों की आवाज़ें साफ हो जाती हैं। मगर जो इस बच्चे में विटामिन ई की कमी होती है, वो बच्चा कंटिन्यू इसी तरह से बोलता रहता है। अब इसका उपचार ये है कि हम बच्चे को विटामिन ई की टैबलेट्स, गोलियाँ, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को प्रोवाइड कराते चले जाएँ। इसके बाद आता है विटामिन के। अब विटामिन के की कमी वयस्कों में बहुत कम होती है, मगर शिशुओं में अक्सर होती है। कारण की बच्चों में इसलिए होती है कि उनमें, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अनियंत्रित तरीके से एंटीबायोटिक का यूज़ करता है, तो विटामिन के की कमी हो जाती है। अक्सर रक्त का थक्का जमने में वो समय लगाता है। विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी है, उसको बोलते हैं रक्त जमने में मदद करता है। मगर यदि किसी बच्चे का ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के कम रहेगा, तो अगर उसको चोट लगे, खून बह रहा है, तो उसके खून जमने में ज़्यादा समय लगेगा, उसको ब्लड क्लॉटिंग टाइम उसका ज़्यादा हो जाएगा। कॉज एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक उपयोग, विटामिन ए और विटामिन ई का अधिक मात्रा में सेवन करना। अगर कोई बहुत ज़्यादा विटामिन ई या विटामिन ए खाता है तो उसके में विटामिन के की कमी हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। तीसरा, भोजन में विटामिन युक्त आहार की कमी, उसने खाने में अपने विटामिन कम खाया है, आहार में उसकी कमी है। अब चिन्ह कैसे जानेंगे कि बच्चे के नाक, कान, गला, आहार नाल, शरीर के अन्य भागों से रक्त का स्राव होता रहता है। कहीं हल्का सा कट गया, बच्चे का खून निकलने लगा, नाक से ब्लीडिंग होने लगी, एलिमेंट्री कैनाल से कहीं ब्लीडिंग हो रही है बच्चे के, या कहीं और बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। नाभि नाल में रक्त का स्राव होने लगा, जो नाभि नाल होती है बच्चों की, जो बर्थ के बाद माता के प्लेसेंटा से डिसेक्ट की जाती है और नाल कुछ दिनों बाद सूख के गिर जाती है, तो उस नाभि के स्थान से बच्चे की ब्लीडिंग चालू हो जाती है। मस्तिष्क में अचानक रक्त स्राव होता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है बच्चे को। अगर ये सारे कभी कभी सिम्टम्स होते हैं, अगर ब्लड बह रहा है, उसको जमने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो इन सिम्टम्स में हम मानते हैं कि बच्चे में विटामिन के की कमी है। अब उपचार के लिए इसको सबसे बड़ी चीज़ होती है कि विटामिन के, उसको बोलते हैं फाइटोनाडियोन। फाइटोनाडियोन को मुंह से उसको खिलाया जाता है, और दूसरा, जन्म के तुरंत बाद विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चों को। अब विटामिन आता है बी। विटामिन बी कई क्लास होता है। पहला विटामिन B1, जिसको थायमिन बोलते हैं, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। अब बेरी बेरी दो तरह का होता है, या तो ड्राई बेरी बेरी होगा या तो वेट बेरी बेरी होगा, मॉइस्ट बेरी बेरी, या तो सूखा बेरी बेरी या गीला बेरी बेरी रोग। अब चिन्ह कैसा है, ये हमेशा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर बेरी बेरी का रोग बच्चे के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है
तब हम उसको बोलते हैं ड्राई बेरी डिजीज, सूखा बेरी रोग। यदि बेरी रोग बच्चे के रक्त परिसंचरण या सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तब हम उसको बोलते हैं गीला बेरी या मॉइस्ट बेरी डिजीज। अब सूखा बेरी के लक्षण क्या है? अगर बच्चे का तंत्रिका तंत्र गड़बड़ होगा तो हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन उसका नहीं हो पाएगा, माइंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, बच्चे के सोच नहीं पाएगा, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, बच्चा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चे में थकान या भावनात्मक कठिनाइयाँ आएंगी, सिर में बच्चे के हमेशा दर्द बना रहेगा, पैरों की पेशियों में दर्द होगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, बच्चे में इंडाइजेशन होगी, बच्चे में कब्ज बना रहेगा। अब गीला बेरी में बच्चे की धड़कन महसूस होगी, पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, बच्चे को टैकीकार्डिया हो जाएगा। टैकीकार्डिया क्या कंडीशन होती है? जब पल्स बहुत तेज चलने लगती है। ये हमने आपको वाइटल साइन के चैप्टर में बताया था। ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, एपनिया, स्लीपनिया, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो टैकीकार्डिया बच्चे की सांसें बहुत तेज चलने लगेगी, पल्स बहुत तेज चलने लगेगी, बच्चे को डिस्पोनिया हो जाता है, बच्चा को सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, हो सकता है बच्चा सांस लेना थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, बच्चे का ऑडिमा हो जाता है, बच्चे के शरीर में सूजन हो जाती है, बच्चे के हॉर्सेनेस हो जाती है, आवाज़ में खरखराहट आती है, घोड़े की तरह हिनहिनाएगा बच्चा बोलते समय। अब उपचार क्या है? उपचार इसका ये है कि थायामीन का 25 mg का इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाता है, और यदि मुंह से देना है तो 20 मिलीग्राम के टैबलेट्स पर डे बच्चे को 3 महीने तक मुंह से दी जाती है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि चावल, खमीर, लीवर, दूध, अंडे का जो पीला वाला जिसको जर्दी बोलते हैं हम लोग, योग और दालों का प्रयोग करते चलिए। विटामिन ए की कमी से विटामिन B1 की कमी से बेरी। उसके बाद विटामिन बी है नियासिन, इससे पिलाग्रा रोग होता है। पिलाग्रा रोग होता है कि पूरा का पूरा बच्चे का जो एलिमेंट्री सिस्टम होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे की पाचन में गड़बड़ियाँ होती हैं, बच्चे के मुख में अल्सर हो जाता है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, जीभ कट जाती है, बच्चे को भूख नहीं लगती, अक्सर उसको मितली आती है, नौजिया होती है, फिर एल्कोहलिया होती है, उसके पेट में ऐसा लगता है पेट फूला है, हमेशा अम्लता बनी रहती है पेट में, और तंत्रिका तंत्र थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चा डिमेंशिया हो जाता है बच्चे को, बच्चा न तंद्रा में रहता है न निंद्रा में रहता है, वो बच्चा हमेशा बीच में झूठता रहता है, किसी बात में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। फिर फूले हुए भागों में डर्मेटाइटिस हो जाती है। डर्मेटाइटिस वो होती है त्वचा धीरे धीरे सूखती जाती है और स्क्लेरल बन के निकलती चली जाती है। छोटी रक्त कोशिकाओं में एनीमिया हो जाता है, जो बहुत पतली ब्लड कैपिलरीज हैं, जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, उन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड नहीं जा पाता है। अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि 100 से 300 mg निकोटिनिक एसिड की टैबलेट बच्चे को दी जाए पर डे के हिसाब से। बच्चे के आहार में मांस, मछली, मूंगफली का तेल, दाल आदि इनको शामिल किया जाए। उसके बाद आता है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाता है राइबोफ्लेनियोसिस रोग होता है। ये असर करता है आपकी आंखों में, कॉर्निया पे इसका घाव हो जाता है, केराटिटिस हो जाती है, फोटोफोबिया हो जाता है, ब्लर्निंग हो जाती है, कम दिखाई देने लगता है, जीवा में प्रदा हो जाता है, जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, होठों में सूजन हो जाती है, त्वचा डर्मेटाइटिस हो जाती है, या बच्चे को घाव हो गया है तो घाव भरने में देर लगता है। अब इसका उपचार ये है कि राइबोफ्लेविन के इंजेक्शन आते हैं 2 mg के, हर बच्चे को 2 mg का राइबोफ्लेविन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर गंभीर अवस्था में है तो, अगर कम गंभीर अवस्था में है तो 5 से 10 mg की राइबोफ्लेविन या विटामिन B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स उसको 7 दिनों तक दी जाती है। तो रोकथाम के लिए दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां बच्चों के आहार में हम शामिल करें। तो ये एक मोटा आपका विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E और विटामिन A, ये सारी चीज़ों की डिफिशियंसी, सिम्टम, कॉज और इनके प्रिवेंशन हमने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके फॉलिक एसिड की, विटामिन C की, मिनरल्स की। इन मिनरल्स के कारण हमारे शरीर में क्या असर पड़ता है। आपका मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, इन सारी चीज़ों पे, मिनरल्स पे और विटामिन C की कमी से हमारे शरीर पे क्या असर करता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर टुडे, और इस वीडियो के नोट्स बनाते चले जाइएगा। थैंक यू।